नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सबको मालूम है, कक्षा 12 भूगोल विषय की और 11 की भूगोल विषय की कुछ दो क्लास हमने पीछे डाली थी। आज अपन एक बार फिर उस विषय पर आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको देशांतर और अक्षांश के बारे में बताया था, ठीक वैसा ही आज कुछ अपन बात करने वाले हैं। देखिए, पहले तो उस वीडियो में कुछ बातें जो शेष बच गई थी उस पर बातचीत करना चाह रहा हूँ। मैंने वहाँ आप लोगों को एक बात बताई थी। देखो कि मान लो आप लोग समय का निर्धारण करते हो, तो समय का निर्धारण करने के लिए देशांतर काम में ली जाती है। यहाँ आपका 0 डिग्री है, ठीक है, कितना है 0 डिग्री। उसके बाद मैंने आपको एक बात बताई थी कि 360 डिग्री जब पृथ्वी घूम जाती है तो आपको 24 घंटे का वक्त मिलता है। कितने घंटे का? 24 घंटे का। और अगर वो 15 डिग्री, कितने डिग्री? 15 डिग्री घूमती है, इसका मतलब आपको 1 घंटे का समय। और यदि एक बात याद रखना, मैंने 15 डिग्री तक आपको छोड़ा था, लेकिन एक बात और सोचो, 15 डिग्री तो यहाँ है और 1 घंटे का मतलब 60 मिनट है। यानी इसका मतलब है 15 डिग्री जब पृथ्वी घूमती है तो वो 60 डिग्री यानी 60 मिनट इतना घूम जाती, 15 डिग्री घूम जाती है 60 मिनट में पृथ्वी घूर्णन करती है। ये ध्यान रखना। देखिए, दो अलग अलग बातें हैं, एक तो परिक्रमण करना और एक घूर्णन करना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ अगर वो 1 मिनट का निकालना चाहे कि 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो आप लोग कैसे निकालोगे? इसका इधर भाग दे दोगे या इधर भाग दे दोगे? तो ये ध्यान रखना, 1 डिग्री जब घूमती है तो उसको कितना? 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है प्यारे बच्चों। जब पृथ्वी 1 डिग्री घूर्णन करती है तो कितना समय लगता है? 4 मिनट का। 15 डिग्री घूर्णन करती है तो उसे 1 घंटे का वक्त लगता है। मैंने उस दिन आपको एक सवाल दिया था कि यहाँ आपके पास 82.5 डिग्री है। कितना है? 82.5 डिग्री है, और ये पूर्वी दिशा में है, इससे ध्यान रखना। और इधर जो दिशा है वो आपकी पश्चिम में है। पूर्व में जाते हो तो समय क्या होता है? आगे होता है। इधर जाते हो तो समय क्या होता है? पीछे। यानी इधर घटता है, इधर क्या होता है? बढ़ता है। तो आपको ये पूछा था मैंने कि यहाँ अगर आपके पास 12 बजे हैं दोपहर के, कितने बजे हैं? 12 बजे हैं। तो आपसे ये पूछा गया था उस सवाल में कि यहाँ 82.5 डिग्री पर जब आप पहुँचोगे तो आप यहाँ से कितने घंटे बाद पहुँचोगे, ये पूछा गया था आपसे। तो सुनिए ज़रा, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि 15 डिग्री जब वो घूमती है तो 1 घंटे समय निकल जाता है। तो मान लेते हैं अपने को जाना है पहले 82 डिग्री, पहले 82 की बात करते हैं अपन। तो ये मान लो 15 आ गया, 1 घंटा यहाँ हो गया। 15 डिग्री आ गई, 1 घंटा हो गया। फिर 30 डिग्री आ गया, 2 घंटे हो गया। फिर आपके पास 45, ठीक है, फिर 3 घंटे हो गए। फिर 45 में 15 और जोड़ दिया आपने, आपके पास 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री होते ही आपके पास 4 घंटे हो गया। फिर आपने इसमें 15 जोड़ा तो 75 हो गया। 15 और जोड़ दिया तो 75 हो गया। यानी आप लोग कहाँ 5 घंटे का समय तो आप लोग तय कर ही चुके हो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे का समय यहाँ तक आपको आने में लग गया। अब सुनिए ज़रा, 82 डिग्री जाना है तो 5 डिग्री और 2 डिग्री जाना है। 5 डिग्री यानी 80 तक, 80 के बाद 2 डिग्री, तो 5 और 2 कितने हो गए? 7। अब देखिए, 1 डिग्री में आपको 4 मिनट लगते हैं, तो 7 डिग्री में आपको कितना समय लगेगा? सबको मालूम है 1 डिग्री में 4 मिनट लगते हैं, तो 7 डिग्री में 28 मिनट लगेंगे आपको। शायद समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। भाई यहाँ से 5 80 तक जाने में और 2 और है आगे, तो टोटल 7 डिग्री आपको और चलना है। 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का समय लगेगा, तो आपको 7 डिग्री में टोटल 28 मिनट का समय लगेगा। ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब 5 घंटे 28 मिनट तो हो गया, लेकिन आधा डिग्री और चलना है अभी। आधा डिग्री का मतलब 1 डिग्री जाते हो तो 4 मिनट का समय लगता है, और जब आधा डिग्री आप जाओगे तो आपको 2 मिनट का समय और लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जी हाँ। 28 मिनट ये रही, 2 मिनट ये हो गई, इसका मतलब 30 मिनट हो गई।
30 मिनट होगी 5 घंटे पहले से, इसका मतलब आप 12 बजे चले हो तो कितने बजे बाद पहुंचोगे, यानी 5.5 घंटे बाद पहुंचोगे, 5.5 घंटे बाद। समझ में आ गई बात? इसका मतलब 5.5 घंटे बाद आप कहाँ पहुंच जाओगे, 82.5 डिग्री पर पहुंच जाओगे। एक बार इस बात को मैं दोबारा समझा देता हूं। इसका मतलब आपको ये 12 बजे में 5 घंटे जोड़ने हैं, उस समय आप यहां पहुंच जाओगे 82.5 पर। इधर जाओगे तो हमेशा जो समय आपको दिया है उसमें वो घंटे जुड़ेंगे। इधर जब चलोगे तो हमेशा यहां से जिस समय से आप चले हो, इधर जितने घंटे आप चले हो वो घंटे इसमें से घटेंगे, उतने बजे आप उस पर पहुंच जाओगे। प्यारे बच्चों, शायद मेरी बात आपको समझ में आई होगी। एक बात और बता देता हूं आप लोगों को, कई बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और ग्रीनविच रेखा में थोड़ा दिक्कत होती होगी, तो सुन लो ज़रा। उस दिन मैंने समझाया तो था, लेकिन एक बार फिर समझा देता हूँ। ये मान लो आपकी पृथ्वी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 0 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री है और यहाँ 180 डिग्री है। यहाँ क्या है, 180 डिग्री है। तो दोनों चीज़ें मैंने बताई थी। एक यात्री अगर यहाँ से आपका चलना शुरू करता है, इसको इधर पार करके जाता है, तो उसको लाभ होगा 1 दिन का। क्या होगा? लाभ होगा। और अगर इधर से चलता है और इधर से इधर आता है तो क्या होगा? उसको 1 दिन की हानि होगी। ये बात मैंने बताई थी, ठीक। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये 0 से लेकर यहाँ तक जो मिली हुई रेखा है, वैसे तो ये प्रधान याम्योत्तर रेखा कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है ये? प्रधान याम्योत्तर, प्रधान याम्योत्तर रेखा कहलाती है, ठीक है। देखिए 0 से लेकर यहां तक 0 डिग्री वाली जो रेखा है, इसको बोलते हैं अपन ग्रीनविच रेखा। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीनविच रेखा, ठीक है, ग्रीनविच रेखा। और ये जो होती है इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों। एक एकदम प्रशांत महासागर में से जाएगी और एक अटलांटिक महासागर में से गुजरेगी। इन दोनों की ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है ऐसे घूमती जाती है, तो ये रेखाओं का जो चक्कर है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने बता दिया, एक व्यक्ति अगर इधर से जाकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर जाता है तो उसको 1 दिन का लाभ होगा। और इधर से चलकर अगर यानी ग्रीनविच रेखा से चलेगा वो आदमी, और अगर 180 पर पहुंच जाएगा आपका, तो उसको क्या होगी? इधर पार करते ही उसको 1 दिन की हानि हो जाएगी। यहाँ तक की बात प्यारे बच्चों अपने पिछले वीडियो में भी कर ली थी, लेकिन मैंने एक बार फिर उसको रिपीट कर दिया। समय वाला अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो उस पर मैं आपको एक सवाल और करवा देता हूँ। चलो देखो, अगर आपके पास ये कोई रेखा है, इस पर यहाँ 0 डिग्री है आपका, ठीक है। 0 डिग्री क्या चीज़ है मैंने अभी बता दिया, ये ग्रीनविच रेखा है मान लो, ठीक है। समय के निर्धारण के लिए वाशिंगटन जो अमेरिका का शहर है, उस वाशिंगटन शहर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया दुनिया भर के भूगोलवेताओं का। और ये तय करने के लिए कि ऐसा कौन सा समय निर्धारित करें अपन कि सबका समय अलग अलग नहीं हो। 2 अलग अलग चीज़ें देखो, एक तो होता है स्थानीय समय, स्थानीय समय, एक होता है मानक समय, मानक समय। 2 अलग अलग चीज़ें हैं। स्थानीय समय का मतलब है जिस भी देशांतर के आप नज़दीक हो, उस देशांतर के अकॉर्डिंग जो आपका समय होगा वो होगा आपका स्थानीय टाइम, यानी लोकल टाइम होगा, ये लोकल टाइम, ठीक। ये ध्यान रखना, जो भी देशांतर अपने से नज़दीकतम है, एकदम नज़दीकतम जिस देशांतर पर अपन हैं, उस देशांतर के अकॉर्डिंग जो समय अपन डिसाइड करेंगे वो होगा लोकल टाइम। और जितना अपना एक निर्धारित समय निर्धारित करने के लिए एक ऐसी रेखा जिसको भूगोलवेताओं ने निश्चित किया है, उस निश्चित रेखा के अकॉर्डिंग जो समय होगा वो अपना कहलाएगा मानक समय। क्या कहलाएगा? मानक समय। उन भूगोलवेताओं का वाशिंगटन डीसी में जब सम्मेलन हुआ तो उस सम्मेलन में ये तय किया गया कि जो ग्रीनविच रेखा है, जो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है,
उसको क्या माना जाए, उसका समय मानक समय माना जाए। क्या माना जाए? मानक समय माना जाए। ग्रीनविच, जो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, और उससे इधर वाला जो भाग है उसका समय अपन अभी जो पढ़ा है उसके हिसाब से डिनोट करते हैं, और इस जीरो के इधर जो समय है उसको अपन ने अभी जैसे पढ़ा है वैसे डिनोट करते हैं। तो उसी समय से ये मानक समय का निर्धारण किया गया था। तो फिर भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाए, इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। भारत का मानक समय लिया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? वो लिया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ध्यान रखना है, पूर्वी देशांतर रेखा। अब ये भारत में रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, इस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा जरूर। भारत का जो रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मानक समय लिया जाता है भारत का। अब ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर अपन समय अलग अलग नहीं, मानक समय नहीं मानते तो क्या नुकसान होता? मानक समय अगर नहीं मानते तो दुनिया में घंटों घंटों का फर्क आता, और एक जगह अगर कोई काम करना होता, मान लो कोई एग्जाम करवाना होता, ठीक है, एग्जाम कंडक्ट करवाना होता, तो एक जगह तो एग्जाम पूरा ही हो जाता और दूसरी जगह लोग उठते ही नहीं, ऐसा हो जाता। यानी कोई पेपर अगर होना तो एक जगह तो पेपर हुए ही एक दिन हो गया होता और एक जगह पेपर शुरू ही नहीं होता। इस प्रकार की दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए मानक समय लिया गया था। तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो वर्तमान में आपका प्रयागराज है, जिसको इलाहाबाद कहते थे, प्रयागराज, और जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था, योगी जी ने इसका नाम चेंज कर दिया इलाहाबाद, उसके नैनी नामक गांव से, किससे? नैनी, मिर्ज़ापुर में है ये, मिर्ज़ापुर, इस नैनी नामक जगह से ये 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश में है, यूपी, इस यूपी नामक स्थान से ये रेखा गुजरती है भारत में। और कहाँ कहाँ से गुजरती है अभी भारत की अपन बात करेंगे तो इस पर बात कर लेंगे, ठीक है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है ये, जिसमें आप लोगों को याद होगा यूपी है, एमपी है, उड़ीसा है, ठीक है, यूपी, एमपी, उड़ीसा, और इसमें छत्तीसगढ़ है, सॉरी झारखंड है, झारखंड, और एक है अपना झारखंड के बाद इसके नीचे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये इतने 5 स्टेट हैं, इन 5 स्टेटों से होकर क्या गुजरती है अपनी 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो गुजरती है। चलिए तो प्यारे बच्चों, आज अपन बात करना चाह रहे हैं भारत के स्थिति और विस्तार के बारे में। अगला टॉपिक अपना जो है वो है भारत का स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और हर कंपटीशन एग्जाम में भी सवाल पूछे जाते हैं, और आपका तो खैर पहला टॉपिक है ही है, जो भारत के भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है। भारत की स्थिति और विस्तार को जाने बगैर भारत को अपन जान नहीं सकते, कैसे जानेंगे भारत को? तो भारत की स्थिति किस किस विषय में जानना है उस पर अपन बात करने वाले हैं। आप लोगों ने सुना होगा विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य व दक्षिणम वरस्तद भारत नाम भारती यत्र संतति। सुना है आप लोगों ने? यानी ये लिखा गया है इस दोहे के माध्यम से कि हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो देश है वो भारत है, और यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो भारतीय हैं। ये बहुत ही अच्छा श्लोक भारत की भूमि को, और इसके बीच में जो भूमि है उसको भारत भूमि कहा गया है, ऐसा लिखा गया है। तो अपने को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि की ऐसी प्राकृतिक सीमाएं हैं जिनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में अपने समुद्र है, ठीक है, हिंदू कुश पर्वतमाला एक तरफ है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ अराकाम योमा पर्वत श्रृंखला है। ऐसी हमारी चारों ओर से घिरी हुई जो भारत की सीमाएं हैं वो अपने आप को, भारत को विश्व से अलग बनाती है। तो आज अपन इस भारत की स्थिति और विस्तार पर चर्चा करना चाह रहे हैं। देखिए जरा, सबसे पहले मैं भारत
की स्थिति की बात करूं तो एक तो अपने को बात करनी है ग्लोब पर क्या है, ठीक है, ग्लोब पर भारत की स्थिति कैसी है। दूसरी, एशिया में भारत की स्थिति क्या है, एशिया में भारत की स्थिति कैसी है। इन दो विषयों पर पहले बातचीत करते हैं। तो ग्लोब पर अपनी जो पोजीशन है वो, और एशिया में कहाँ है। एशिया में भारत दक्षिण में है। एशिया के कहाँ है, दक्षिण एशिया में पड़ता है भारत, और अंतिम छोर पर है भारत। इसके नीचे हिंद महासागर है। ग्लोब में जो स्थिति है वो देखिएगा ज़रा एक बार। यहाँ अपना ऐसा ग्लोब है, मान लो ये आपकी रेखा 0 डिग्री, और यहाँ भी एक रेखा अपन खींचते हैं, दोनों यहाँ मिलती है ये। अब देखिए ये 0 डिग्री और ये वाली भी 0 डिग्री, एक अक्षांश और एक देशांतर है। इनमें ये जो स्थिति है, इस स्थिति में उत्तर पूर्वी भाग जो अपना है, ये मान लो आपका उत्तर है, ये पूर्व है। इस उत्तर पूर्वी भाग में भारत स्थित है। पहली बात तो यहाँ भारत की स्थिति लगभग ऐसी है, ठीक, ये भारत है। तो अपने को ग्लोब पर पता चल गया कि उत्तर पूर्वी जो भाग अपना है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध कह सकते हो। देखिएगा जरा, इधर उत्तरी गोलार्ध में है और इससे इधर पूर्वी गोलार्ध है। तो ग्लोब पर जो स्थिति है वो भारत के उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। और एशिया के भारत क्या है, दक्षिण में स्थित है, और इससे नीचे, भारत के नीचे हिंद महासागर है, आप लोगों को मालूम है। तो अब बात करते हैं अपन भारत की और स्थिति और अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में। भाई भारत किन किन अक्षांशों और किन किन देशांतरों के बीच में स्थित है, तो देखना जरा एक बार आप लोग। अपन पहले भारत का एक नक्शा तैयार कर लेते हैं, उस पर थोड़ी बातचीत अच्छे से हो जाएगी बस, और क्या है, ठीक है। तो देखते हैं। इधर ऐसा भारत मान लो अपन। सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार क्या है भारत का, अक्षांशीय और देशांतरीय, देशांतरीय विस्तार। अक्षांश में भारत अपना, देखिए अक्षांश रेखाएं एक यहाँ सबसे नीचे है और एक सबसे ऊपर मान लो। इन दो अक्षांशों के बीच में भारत है मानो। तो ये दोनों अक्षांश कौन कौन से होंगे, 8 से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, और कहाँ तक है भारत, ये है 37 डिग्री और अपने पास है लगभग 6 मिनट के आसपास। समझ में आ गया होगा। और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 9 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के आसपास। अक्षांशीय विस्तार का मतलब यहाँ नीचे ही नीचे जो अपना कन्याकुमारी है, वो कन्याकुमारी वाला 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, 8 डिग्री और 4 मिनट से शुरू होता है। उसके बाद ऊपर जो यहाँ है अपना ये वाला क्षेत्र, इसमें 37 डिग्री और 6 मिनट है। इधर गुजरात का ये जो लास्ट कॉर्नर है, यहाँ है अपना 68 डिग्री और 9 मिनट। और सबसे लास्ट अरुणाचल प्रदेश में यहाँ जो अपना शीर्ष है, वहाँ है अपना 97 डिग्री और 25 मिनट। ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब ध्यान करो, ये जो अपने को लिखना 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ये कौन सा है, ये अक्षांश तो है, लेकिन लास्ट में उत्तर में क्या लिखोगे वो भी मालूम होना चाहिए। समझ में आ गई ना, वो है उत्तर, और यहाँ उत्तरी अक्षांश लिखना पड़ेगा। कौन सा, उत्तरी अक्षांश। अक्षांशों में उत्तरी अक्षांश है। और देशांतर में कौन सा है, देशांतर में है पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। शायद याद रह जाएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया ग्लोब में ये स्थिति है भारत की, यहाँ है। तो अक्षांश तो रह गया, अक्षांश सारे उत्तर में,
देशांतर सारे पूर्व में, मैंने अभी अभी बताया था कि भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी है, ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका मतलब अक्षांश सारे होंगे वो उत्तरी अक्षांश में होंगे और देशांतर जितने भी होंगे वो पूर्वी देशांतर होंगे। तो मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों सबको समझ में आ गया। देखो याद करने में आसान है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 का आधा 4 कर दो। फिर देखो इधर वाला बिल्कुल आसान है, 37 डिग्री 6 मिनट, 3 का 2 गुना 6 कर दो मिनट, और यहाँ 1 ज़्यादा 6 से 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 6 फिर 8 और फिर 9, याद करने में बिल्कुल आसान है। अक्षरों को देखोगे तो याद हो जाएगा। फिर यहाँ देखो 9, 7 और 2 और 5, 97, 25। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 98 डिग्री 9 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अब देखते हैं एक अक्षांशीय और देशांतरीय अंतर कितना है, यानी अक्षांशों का अंतर कितना है। अक्षांशों का अंतर, अक्षांशों का अंतर कितना है, कितने अक्षांशों के बीच है, भारत में कितने अक्षांश हैं। फिर दूसरा अपन देखते हैं देशांतर, देशांतरों का अंतर क्या है भारत में, कितने देशांतर भारत में हैं। अब सुनो तो जरा, आपको पता चल जाएगा। ये दे रखा है आपको 8 और ये 37, तो 29 तो सीधे ही हो गए, 29 डिग्री। यहाँ है 68 और यहाँ कितना है 97, तो यहाँ भी मेरे हिसाब से आपको पता चल रहा होगा 29 ही है, दोनों 29 डिग्री 29 डिग्री है। अब थोड़ा सा आपको समझना है, 4 मिनट में और 6 मिनट में 2 मिनट का डिफरेंस है, तो ये हो गया 29 डिग्री और 2 मिनट अक्षांशों का अंतर है। अक्षांशों का अंतर कितना है 29 डिग्री और 2 मिनट। अब देखिए देशांतरों का अंतर कितना है। देशांतर में 29 तो ये हो ही गए, और ये 9 है, और ये कितना है, तो आप लोगों को स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि कितने, लगभग कितने का अंतर आएगा, वही बहुत है अपने लिए, ठीक है ना। तो यहाँ लगभग 8 के आसपास मान लो, चाहे 8 के ऊपर अपन अगर लिखें तो और ज़्यादा भी लिख सकते हैं। 25 मिनट में से 9 मिनट घटा दो तो जो मिनट आएगी वो आ जाएगी यहाँ। शायद बात समझ में आ रही होगी। प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये बात अगर समझ में आ गई होगी तो मैं ये मानकर चलता हूँ लगभग 29 डिग्री जो है ना, 29 डिग्री अक्षांश और 29 डिग्री ही देशांतर, इनका अंतर है भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में। बात समझ में आई। तो अब चलिए देखते हैं अपन, यहाँ ऐसा भी कर सकते हो आप लोग, 68 7 मिनट से लेकर 97 25, और 97 25 अगर लिखोगे तो भी अंतर आ जाएगा, लेकिन आप यहाँ सही कर लो, 68 डिग्री 9 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग इतने के आसपास आपका अंतर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर अपन आगे बात करें थोड़ी सी, कि अपनी जो स्थिति है वो तो आ गई, लेकिन ये जो स्थान है, ये जो स्थान है और लास्ट का जो स्थान है, इनको किस किस नाम से जाना जाता है। तो जो अपना एकदम उत्तरी पॉइंट है भारत की मुख्य भूमि का, उसका नाम है इंदिरा कोल। क्या नाम है प्यारे बच्चों, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल है, ठीक। अब याद रखना, इंदिरा गांधी से इसका कोई लेना देना नहीं। अगर आप कभी ये सोच लो कि उस इंदिरा गांधी के नाम पर है, नहीं है, उस इंदिरा गांधी का इस इंदिरा कोल से कोई लेना देना नहीं है। लास्ट में जो नीचे वाला बिंदु है मुख्य भूमि का, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी है, इसका दूसरा नाम केप केमोरिन भी है, ये भी पेपर में आता है, केप केमोरिन, इसको जरूर याद रखना। अगर ये आ गया और आपने तो कन्याकुमारी सुना है तो दिक्कत होगी। केप केमोरिन, कन्याकुमारी या केप केमोरिन याद रखना है आपको। ये दोनों आगे उत्तरी और दक्षिणी पॉइंट जो भारत की मुख्य भूमि के हैं। दोबारा बोल देता हूँ, कन्याकुमारी, केप केमोरिन, इसी का दूसरा नाम निचला दक्षिणी बिंदु है, और उत्तर का जो बिंदु है उसको कहा जाता है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल समझ में आ गया। यहाँ जो गुजरात में है, इस गुजरात में इसको बोलते हैं सरक्रीक। क्या बोलते हैं, सरक्रीक, या इसी को कहा जाता है गोहर माता। क्या कहा जाता है, गोहर माता, ठीक है। ये पहले गोहर मोती था, गोहर मोती से होता होता गोहर माता हो गया इसका नाम, लोगों ने गोहर माता बोलना शुरू कर दिया।
ये कहाँ है? ये गुजरात में है, गुजरात में है। ये सरक्रीक जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद का विषय, जिस पर अपन आगे थोड़ी बातचीत करेंगे। तो याद रह जाएगा आपको शायद, यहां से लेकर जो अरुणाचल प्रदेश का अंतिम छोर वहां है, उसका नाम है किबुथु। क्या नाम है? किबुथु, किबुथु, गवांगजू किबुथु नाम है पूरा इसका, गवांगजू किबुथु। अब आपको मेरे हिसाब से भारत की इस मुख्य भूमि के चारों पॉइंट याद हो गए होंगे। मैं एक बार फिर इनको रिपीट कर देता हूं। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के आसपास है। अंतर इनका 29 डिग्री 2 है। फिर देशांतरीय विस्तार 68 से 97 25 है, याद हो गया होगा, ठीक है। इनका भी लगभग 29 के आसपास अंतर है देशांतरों का, लगभग ये मानकर चल सकते हो आपकी दोनों के बीच में 29 के आसपास का अंतर है। इसके बाद मैंने बताया कि भारत की ये जो भूमि है, इसमें ऊपरी जो पॉइंट है यहाँ, ठीक है, वो इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। यहाँ अंतिम बिंदु जो नीचे है, उस नीचे वाली भूमि को यहाँ बना देता हूँ अगर आपको दिखाई नहीं दिया हो तो। ये जो यहाँ पॉइंट है, ये केप केमोरिन या कन्याकुमारी, कन्याकुमारी का नाम सब लोगों ने सुना होगा। हिंदू कुश पर्वतमाला से कन्याकुमारी तक भारत विस्तृत रूप से फैला हुआ था पहले भी, और ये कन्याकुमारी आज भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इधर देखिए, अब ये इधर वाला जो छोर है भारत का, ये वाला जो छोर है ऐसे, ये अंतिम पॉइंट जो है उसको कहते हैं गोहर माता, गुजरात में है ये। इसी का नाम, यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच एक दलदली क्षेत्र है, उस दलदली क्षेत्र का नाम सरक्रीक है, ठीक है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा का विवाद भी है, आगे अपन बात करेंगे इस पर सब पर। अब चलिए देखते हैं, इधर लास्ट जो है वो 97 डिग्री 25 है, वो अरुणाचल प्रदेश में, आपको याद होना चाहिए, अरुणाचल में है ये, अरुणाचल प्रदेश में। और ये किबुथु, गुआंगजू किबुथु इसका पूरा नाम है। ऊपरी पॉइंट है इंदिरा कोल, इसका इंदिरा गांधी से कोई लेना देना नहीं है। अब आप कहोगे ये मुख्य भूमिका तो अंतिम आपने बता दिया कि भाई ये अंतिम कन्याकुमारी या केप केमोरिन है। आप एक द्वीपों में भी अंतिम और होगा, द्वीपों में है ना प्यारे बच्चों, देखिए अपना एक द्वीप है, ठीक है, अंडमान और निकोबार में, और उसका एक अंतिम द्वीप जो है वो है ग्रेट निकोबार। क्या है? ग्रेट निकोबार। इस ग्रेट निकोबार का जो अंतिम छोर है, ये द्वीप है निकोबार में, अंडमान ऊपर है, ग्रेट निकोबार नीचे, अंडमान और निकोबार। उस निकोबार का अंतिम द्वीप जो है वो है ग्रेट निकोबार, और उस ग्रेट निकोबार का जो अंतिम छोर है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है उसका? इंदिरा पॉइंट, ठीक। इसी का दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। इसी का अगला नाम है पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। ये 3 नामों से जाना जाता है। इससे तीनों याद रखने, कोई सा भी पूछा जा सकता है पेपर में। दोबारा सुन लो, ऊपरी इंदिरा कोल है, कोल फोन वाला कोल मान लो चाहे आप, ठीक है, इंदिरा कोल। और मुख्य भूमिका नहीं है, लेकिन ये द्वीपीय भूमिका अंतिम छोर। मुख्य भूमिका तो कन्याकुमारी केप केमोरिन है, और भारत का जो द्वीपीय भूमि है उसका अंतिम छोर जो है वो इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है, पार्सन पॉइंट है। ये तीनों इसी के नाम है। शायद प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए, भारत उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में कितनी दूरी में फैला हुआ है, इसकी बात भी अपन कर लेते हैं। आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा, जब भी आप मानचित्र में देखोगे ना, ऐसे उत्तर से दक्षिण आपको दूरी ज्यादा नजर आएगी, उत्तर से दक्षिण आपको दूरी ज्यादा नजर आएगी। तो याद रखना है, उत्तर से दक्षिण भारत की दूरी कितनी है, उत्तर से दक्षिण दूरी याद रखनी है। एक याद रखनी है आपको, पश्चिम से पूर्व मान लो या पूर्व से पश्चिम मान लो, पूर्व से पश्चिम, ये दोनों दूरियां याद रखनी है। कैसे याद रखोगे वो देखो, 2 संख्या लिख रहा हूं मैं, आपको लिखना है 3 2 1 4, याद रहे, देखो उल्टा लिखो, 1 2 3, और इधर लिख दो आप 4, याद हो गया। एक आपको लिखना है 29 33, 29 33, 29 में 4 जोड़ दो 33 हो जाएगा। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? तो देखिए, एक तो है 32 14, 3214 किलोमीटर, और एक है
2933 किलोमीटर। अब इन दोनों में ज़्यादा कौन सी आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा, ये 3000 है और ये 2000 है, तो ये ज़्यादा है। तो ये दूरी भारत में जो उत्तर से दक्षिण है वो दूरी ज़्यादा है, तो ये हो जाएगी 3214 किलोमीटर जो दूरी है वो भारत की उत्तर से दक्षिण है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 3214 किलोमीटर। रटने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा समझो, 1 2 3 लास्ट में 4 लिख दो बस। ये है इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक की दूरी। फिर देखिए यहाँ ये जो सरकरी का आपको बताया था, गोहर माता जो बताया था, यहाँ से लेकर के ये जो किबुथु है अरुणाचल प्रदेश का, गवांगजू किबुथु, इसकी जो दूरी है वो है अपने 29 और 33 किलोमीटर। शायद बात समझ में आई होगी प्यारे बच्चों आप लोगों को। तो दोबारा देख लो एक बार, ये इंदिरा कोल 37.6 है, नीचे 8.4 है, 68 आप लोगों को इधर बताया था, और इधर 97.25 है, 68.9 से 97.25 है। ये इधर वाला पॉइंट गोहर माता है, ठीक है, सरकरिक है, गुजरात में है, इधर किबुथु है, अरुणाचल प्रदेश है, ऊपर इंदिरा कोल है, और नीचे अपना जो कन्याकुमारी है, केप केमोरिन है। ये तो मुख्य भूमि के हैं, और मुख्य भूमि के अलावा द्वीप में जो अंतिम बिंदु अपना है वो है ग्रेट निकोबार, जिसको इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट कहते हैं, ये इसका अंतिम छोर है। उसके बाद उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की भारत की जो लंबाई है वो है आपकी, जो फैलाव है भारत का वो है 3214 किलोमीटर। 1 2 3 और 4 किलोमीटर याद रखना, 29 33 किलोमीटर याद रह जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात, आपको ये याद हो जाएगा सब। अब मैं आपसे 2-3 बात और करना चाह रहा हूँ, जिसमें भारत की जो राज्य और संघ शासित प्रदेश है उस पर तो अपने को विस्तार से बात करनी है। इसके अलावा भारत की जो सीमा है उस सीमा के बारे में थोड़ी सी मैं आपसे बातचीत और करना चाह रहा हूँ। भारत की सीमा, ठीक है, सीमा कितनी कितनी है, पहले तो कितने प्रकार की है ये याद करो आप, कितनी है उसको छोड़ो। 2 प्रकार की भारत की सीमा है। एक तो भारत की स्थलीय सीमा, कौन सी सीमा है, स्थलीय सीमा है। एक है आपकी तटीय सीमा, कौन सी है, तटीय सीमा, याद रह जाएगी शायद बच्चों, तटीय सीमा और स्थलीय सीमा है। अब ये स्थलीय सीमा तो पूरी एक ही प्रकार की है, लेकिन ये तटीय सीमा वापस 2 प्रकार की है भारत की। कौन कौन सी है, एक तो मुख्य भूमि की है तटीय सीमा, मुख्य भूमि की है, और एक है द्वीपीय भूमि की, द्वीपीय भूमि की, द्वीपीय भूमि की है। अब सुनो जरा, कितनी कितनी है इस पर भी थोड़ी सी बातचीत आपको बता देता हूं। ये जो दूरी है भारत की ये है 15,200 किलोमीटर, याद रह जाएगी, 15,200 किलोमीटर है। कौन सी दूरी, स्थलीय सीमा है, बात समझ में आ गई। इसके बाद मुख्य भूमि की है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, याद रह जाएगा शायद। उसके बाद है द्वीपीय की, द्वीपीय की है 1416.6 किलोमीटर। बहुत आसानी से याद रह जाएगा अगर आप रटोगे नहीं और अक्षरों को ध्यान से देखोगे तो देखो 15,200 किलोमीटर तो स्थलीय सीमा, मुख्य भूमि की है 6100 किलोमीटर, द्वीपीय भूमि की है 1416.6 किलोमीटर। अब इन दोनों को जोड़ो जरा, आपके पास तटीय सीमा आ जाएगी भारत। अभी इन सब बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मुख्य भूमि का मतलब क्या है और द्वीपीय भूमि का मतलब क्या है। इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो आपके सामने आ जाएगी तटीय की पूरी, तटीय कितनी आ जाएगी 0.6 किलोमीटर, तो ये है ये 16, यहाँ लिख दो 16। फिर देखो 14 है तो जोड़ दो 5, और फिर एक को जोड़ो तो 7, यानी 75, 16.6 किलोमीटर जो दूरी है वो आपकी तटीय सीमा की दूरी है टोटल। ये कितनी है, ये है 15,200 किलोमीटर। कौन सी, 15,200 स्थलीय भूमि की। अब दोनों को वापस जोड़ो, वापस जोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा 0.6 किलोमीटर, तो ये लास्ट में पॉइंट वाली बच गई। ये 16 है तो इसमें 16 जोड़ दो, आपको जोड़ना सिखा रहा हूँ, सीधा 16 जोड़ दो, इसके अंदर 2 जीरो है तो जोड़ दिया, फिर 5 है तो ये 2 और हो गया, 5 और 2 कितने हो गए 7, फिर 7 है इधर, 7 है तो इस 15 में जोड़ो, 15 और 7 कितने होते हैं 22, ये जोड़ दिया 22, ठीक है। 22,716.6 किलोमीटर जो है वो आपकी
टोटल सीमा है भारत की। बात समझ में आई है कि नहीं आई प्यारे बच्चों? इस पर पूरी भूमि का मतलब हो गया स्थलीय सीमा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, कितनी सीमा है उसकी लंबाई। तटीय पर यानी तट जो समुद्र से लगा हुआ है वो भारत की मुख्य भूमि का मतलब है ये वाला जो भाग है, इधर आपको बार बार बता रहा हूं मैं, ये वाला जो भाग है ऐसे, ये मुख्य भूमि है। इस मुख्य भूमि की जो अपनी तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर इधर पश्चिम बंगाल तक की जो तटीय मुख्य भूमि है उसका है 6100 किलोमीटर। और इधर जो दे रखी है आपको द्वीपीय भूमि, उस द्वीपीय भूमि की कितनी है, वो है 1416.6 किलोमीटर। द्वीप का मतलब आपका लक्षद्वीप है, अंडमान है, ये सब, इन सब की अपन चर्चा करेंगे द्वीपों की, तो पूरी बात समझ में आ जाएगी उस समय आपको। प्यारे बच्चों, यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत नहीं आपको? चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए मैं इन पर थोड़ी थोड़ी बातचीत करता हूँ। पहले मैं स्थलीय सीमा की बातचीत नहीं करके आपसे तटीय सीमा की बातचीत करना चाह रहा हूँ कि भाई तटीय सीमा पर अपने कौन कौन से राज्य स्थित हैं। सबसे पहले देखो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से चलते हो तो आप लोगों के पास आता है पहले गुजरात। कौन सा आता है? गुजरात। उसके बाद यहाँ आता है आपके पास दो स्टेट आ गए, एक तो आ गया महाराष्ट्र और एक आ गया गोवा। महाराष्ट्र और एक आ गया गोवा। ठीक, गोवा पहले पुर्तगालियों के अधीन था, 1961 में ये भारत का अंग बना, आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए अपना आता है कर्नाटक। महाराष्ट्र के और गोवा के बाद आता है इधर कर्नाटक। तटीय रेखा पर कौन कौन से राज्य हैं वो बता रहा हूँ आपको। कर्नाटक के बाद आता है अपने पास यहाँ केरल। ये इतने राज्य, तटीय सीमा को मैं अगर दो भागों में बांटूं तो दो भाग कौन कौन से हो गए, एक तरीके से समझ लो आप लोग। ये जो मुख्य भूमि है इसको मैंने दो हिस्सों में बांट दिया। एक तो बांट दिया मैंने पश्चिमी तट और एक बांट दिया पूर्वी तट। ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। तो अपन पहले बात करते हैं पश्चिमी तट की। इधर बात करेंगे पूर्वी तट की। तो सुनिएगा जरा प्यारे बच्चों, इस पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य स्थित हो गए आपको पता चल गया। पहला गुजरात। कौन सा? गुजरात। दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। उसके बाद कौन सा है? 3 नंबर आपका गोवा के बाद क्या है? 4 नंबर। गोवा के बाद 4 नंबर पर है आपका कर्नाटक। उसके बाद 5 नंबर पर आपका केरल। ये 5 जो राज्य हैं वो कहाँ स्थित हैं? इस पश्चिमी तट पर हैं। पूर्वी तट पर कौन कौन से हैं देखो, यहीं से शुरू करते हैं अपन। यहाँ पहले है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक, इधर लिखता चल रहा हूँ मैं, तमिलनाडु। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? तमिलनाडु के बाद ऊपर चलोगे तो आएगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद और ऊपर चलोगे तो आपके बाद आएगा उड़ीसा के बाद आएगा आपके पास पश्चिमी बंगाल। ममता दीदी का जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। अब कई बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि आंध्र प्रदेश जो लिखा है आपने वहाँ तेलंगाना की नहीं लगती क्या? नहीं लगती प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। तेलंगाना अंदर रह जाता है, तट पर जो राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश। इस बात का खास ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? तो देखिए 5 ये हो गए, 6, 7, 8 और 9, यानी इस मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है इस पर कितने राज्य स्थित हैं प्यारे बच्चों? 9 राज्य। इसमें से गुजरात और यहां आपने लिखा दीदी का राज्य जो है पश्चिमी बंगाल। ठीक, ये दोनों जो हैं भारत के वो स्टेट हैं जो भारत के साथ स्थलीय, कौन सी? स्थलीय और तटीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। तटीय सीमा आपसे पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्र यानी तटीय सीमा और इसके साथ साथ स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं। तो आपको याद रखना है गुजरात भी कुछ तटीय बनाता है और कुछ स्थलीय सीमा। ऐसे ही पश्चिमी बंगाल है वो तटीय सीमा भी बनाता है और स्थलीय सीमा भी बनाता है। इतनी बात में शायद किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, ये अपनी मुख्य भूमि है जिसकी तटीय सीमा की अपन बातचीत कर रहे हैं। इसमें इधर पहले गुजरात है, फिर आपका महाराष्ट्र है, फिर आपका गोवा है,
फिर कर्नाटक है, फिर केरल है। इधर से अपन वापस आगे चलें तो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद आपका उड़ीसा है और उड़ीसा के बाद आपका पश्चिम बंगाल है। ये 9 राज्य ऐसे हैं जो कौन सी सीमा बनाते हैं, भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। प्यारे बच्चों समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। एक बार इनकी याद कर लेना, ये जो आपको बताया है मैंने टोटल सीमा की लंबाई, क्योंकि सीधा सीधा सवाल आ जाता है पेपर में कई बार यहाँ से। तो देख लो एक बार, टोटल स्थलीय सीमा अलग याद करो 15,200, फिर मुख्य भूमि की 6100, द्वीपीय भूमि की 1416.6 किलोमीटर, दोनों को जोड़ दो 7516.6 किलोमीटर। टोटल कितनी होगी, इसको इसको जोड़ दो तो 22,716.6 किलोमीटर आपकी टोटल दूरी आ जाएगी। तो ये बात सबको समझ में आ गई प्यारे बच्चों? चलिए आगे अपन थोड़ी बात और कर लेते हैं आज। अब ये जो समुद्री सीमा या तटीय सीमा अपने भारत की है, मान लो ऐसे, इस तटीय सीमा पर आपको बता दिए राज्य तो कौन कौन से स्थित हैं। टोटल 9 राज्य आपको बताया मैंने। कितने राज्य? 9 राज्य। अब जरा इस बात को और गौर से सुनना, यहां पर और यहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 के बाद इनको भी मिला दिया, प्लस यहाँ महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर यहाँ पर दादर नगर हवेली एक और केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। यहां जिसको मैं नाम लिख रहा हूं, एक का नाम है द्वीप और एक का नाम है दमन। यहां है द्वीप और यहां जो नाम है वो है दमन। ध्यान से सुन लेना प्यारे बच्चों, सवाल पक्का आता है यहां से, और अब तो आएगा ही आएगा क्योंकि चर्चा में आ गया। तो ये जो 26 जनवरी 2020 के बाद द्वीप और दमन दादर नगर हवेली को मिलाकर एक ही यूटी कर दिया। आपको जानकारी होगी, मैं जम्मू कश्मीर के बारे में विस्तार से बातचीत करूंगा। जम्मू कश्मीर को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद भारत में 9 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, जिसको संघ शासित प्रदेश कहते हैं, वो हो गए थे। लेकिन अब देखिए इन दोनों को भी वापस मिला दिया। पहले ये अलग अलग थे, इसमें पहले एक ही जिला था, ये कौन सा? दादर नगर हवेली, ठीक। और द्वीप एक अलग जिला था और दमन एक अलग जिला था। ये दोनों मिलाकर एक यूटी थे यानी यूनियन टेरिटरी थे, और ये एक यूनियन टेरिटरी थे। दोनों अलग अलग थे ये दोनों, ठीक है। ये अलग था और ये अलग था। लेकिन 26 जनवरी 2020 के बाद इन दोनों के विलय का लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में प्रस्ताव रख दिया और दोनों को मंजूरी भी मिल गई। अब ये मानो आप लोग कि इन दोनों को एक कर दिया गया। तो अब द्वीप यहाँ है, ध्यान से सुन लेना, द्वीप अलग है, दमन अलग है, इसमें 2 जिले थे। अब जब सरकार से ये पूछा गया कि आपने इन दोनों को विलय क्यों कर रहे हो आप, तो सरकार ने ये जवाब दिया कि यहाँ अलग 2 ही जिले हैं और यहाँ एक ही जिला है। टोटल 3 जिले हैं, और भारत में तो ऐसे पता नहीं कितने बड़े बड़े जिले हैं, उसके बाद भी वहाँ अलग अलग ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इनका जो प्रशासन है वो करने में थोड़ी परेशानी आती है, अलग अलग खर्चा करना पड़ता है। इसका सचिवालय अलग है, इसका सचिवालय अलग, और यहाँ दोनों जगह अलग अलग सुविधाओं पर अलग अलग खर्चा होता है। बहुत ज़्यादा खर्चा होने के कारण अब इन दोनों को एक साथ हम मिला रहे हैं, ये सरकार ने जवाब दिया है संसद में। तो अब देखिए, इसमें 2 जिले थे और इसमें 1 जिला था। मैं बातचीत आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि इस तटीय सीमा को अपन कितने भागों में बांटेंगे। तो चलो प्यारे बच्चों, यहाँ जो आपकी गुजरात की स्थलीय सीमा है, ये द्वीप और दमन तक आती है, उस समय इसको क्या कहते हैं। उसके बाद ये दमन से लेकर के गोवा तक जब आती है तो इसका नाम क्या होता है। और गोवा से लेकर के जब ये मंगलोर तक आती है, मंगलोर जो है वो कर्नाटक में है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना कहाँ है, तो प्यारे बच्चों यहाँ कर्नाटक जो है, उस कर्नाटक के लगभग अंतिम छोर में जहाँ केरल शुरू होता है उससे थोड़ा सा पहले मंगलोर है। उसके बाद यहाँ है आपका केरल वाला क्षेत्र, ठीक, केरल वाला क्षेत्र, और केरल से कन्याकुमारी जो है यहाँ तक है। इस तट को कितने भागों में बांटा है आप खुद ही देख लो। पहला भाग यहाँ है, दूसरा भाग ये है,
तीसरा भाग ये है और चौथा भाग ये है। यानी आपका जो ये तट दिखाई दे रहा है पश्चिमी तट, कौन सा तट? पश्चिमी तट। इस पश्चिमी तट को मैंने कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। पूर्वी तट को सिर्फ 2 ही भागों में बांटा है, कन्याकुमारी से लेकर के कन्याकुमारी, इस कन्याकुमारी से लेकर के यहां है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है। इस विशाखापट्टनम तक और विशाखापट्टनम से लेकर के आगे पश्चिम बंगाल तक पूरा। अब इनके नाम बताता हूं, सुनो। ये जो तट है जो विशाखापट्टनम से लेकर के आगे पश्चिम बंगाल तक है, इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। वाकायदा जो शिक्षक भर्तियां होती है उनमें ये सवाल सीधा सीधा पूछा गया, उत्तरी सरकार तट, और छोटे एग्जामों में तो आता ही आता है। विशाखापट्टनम से लेकर के पश्चिम बंगाल तक का जो ये तट है इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। चलिए आगे, ये कन्याकुमारी से विशाखापट्टनम तक का जो है इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट इसको कहा जाता है। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? अब देखिए 1 नंबर जो मैंने लिखा है उसको कहा जाता है काकरा पार तट। काकरापार तट का मतलब है ऊपर से लेकर के द्वीप तक का जो क्षेत्र है, गुजरात में जहां से तटीय सीमा शुरू होती है वहां से लेकर, यानी सरक्रीक वाला जो दलदली क्षेत्र है वहां से लेकर के और कहां तक, दमन तक का जो क्षेत्र है, वो दमन तक का क्षेत्र, तटीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? वो काकरापार के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई प्यारे बच्चों? ये काकरापार के नाम से जाना जाता है। अब सुनिए, केरल में ये जो जगह है मंगलोर से लेकर, मंगलोर ऊपर रह गया और इसके बाद थोड़ा सा भाग बचता है कर्नाटक का। मान लो यहां